हेलो दोस्तों, मैं अयाना अग्रवाल। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग पहले की तरह फुल ऑफ एनर्जी होगे, फुल ऑफ बिगर होगे। तो आज की इस वीडियो में फिर से हम ईडियम एंड फ्रेजेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि ईडियम्स का मतलब क्या होता है, मुहावरे, एंड फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, वाक्यांश। ऐसे वाक्य जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो, फेमस हो। Those sentences which are quite famous, that's called phrases, which is said by oftenly people. So let's discuss about the idioms and phrases. The first one is a shot in the arm. A shot in the arm का मतलब होता है एक उत्साह बढ़ाने वाली चीज़, ऐसी चीज़ जिसको सुनकर, पढ़कर या देखकर अंदर उत्साह बढ़ जाए, इंकरेजमेंट हो जाए। दैट्स कॉल्ड अ शॉट इन द आर्म। फॉर एग्जाम्पल, रिसीविंग हिज फर्स्ट अवार्ड वॉज अ शॉट इन द आर्म फॉर हिम। उसके लिए अपना पहला अवार्ड रिसीव करना या प्राप्त करना एक उत्साह बढ़ाने वाली चीज़ थी। ओपनली मैं आपको समझाती हूँ कि आप मेहनत करते हो, आप पढ़ाई करते हो, आपका एग्ज़ाम क्रैक होता है या फिर आपके अच्छे परसेंटेज या अच्छे मार्क्स बनते हैं, तो आपको अच्छा लगता है ना, आपको मज़ा आता है कि भाई कितना मज़ा आ रहा है, सक्सेस मिल रही है, तो और पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं। तो वही अ शॉट इन द आर्म का मतलब होता है। क्लियर? दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अ शॉट इन द आर्म। नेक्स्ट है आपका अ शॉट इन द डार्क। बिना प्रमाण के प्रयास या अंधेरे में तीर चलाना। अंधेरे में तीर चलाना, दैट्स कॉल्ड अ शॉट इन द डार्क। अ गैस बेस्ड ऑन लिटिल और नो इन्फॉर्मेशन, यानी कि जब हमें किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं है, उसके बाद भी हम अपने मन से ही उसको कुछ ना कुछ दिए जा रहे हैं और वो चीज़ सही निकल रही है, तो उसको बोला जाता है अ शॉट इन द डार्क। फॉर एग्जाम्पल, द डिटेक्टिव एडमिटेड दैट हिज डिसीजन टू check a factory had just been a shot in the dark. नेक्स्ट है आपका अ चिप ऑफ द ओल्ड बुक। अ चिप ऑफ द ओल्ड बुक, इसका मतलब होता है somebody और someone सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर। जब कोई व्यक्ति गुणों में अपने पिता के समान होता है, यानी कि उसके अंदर पैतृक गुण होते हैं, तब उसको बोला जाता है चिप ऑफ द ओल्ड बुक। अब पैतृक गुण तो ऑब्वियसली वो नहीं है भाई, पिता, जब कोई संतान अपने पिता से मिलेगी, माता से मिलेगी, तभी तो वो उसकी संतान कहलाएगी, संतति जिसको हम कहते हैं ना। लेकिन स्पेशली ये चीज़ होता है कि इंसानों में आधे पार्ट्स उसकी मदर पे जाते हैं, आधे पार्ट्स उसके फादर पे जाते हैं, और कई बार ये चीज़ कंपलसरी भी नहीं होती कि जाए या नहीं आए। लेकिन आपके जो एक लिंगी जीव होते हैं, ठीक है, असेक्सुअल, असेक्सुअल जो आपके होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके जो गुण होते हैं ऑब्वियसली वो कम्प्लीटली अपने फादर की तरह होते हैं, क्योंकि वो एक संतति संतान होते हैं, तो उनके गुण डिवाइड नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, अ चिप ऑफ द ओल्ड बुक, somebody who is having the character of his own father, that's called a chip of the old book. नेक्स्ट है आपका ऑल डन अप। ऑल डन अप का मतलब होता है बहुत थका हुआ। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा थक जाता है तब उसको बोला जाता है ऑल डन ऑफ। ऑल डन ऑफ, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, हैविंग वॉकड 20 miles, आई एम फीलिंग क्वाइट डन ऑफ नाउ। तो 20 मील चलने के बाद अब मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। पहला था अ शॉट इन द आर्म, इट मीन्स एक उत्साह बढ़ाने वाली चीज़। नेक्स्ट था अ शॉट इन द डार्क, यानी कि अंधेरे में तीर चलाना। नेक्स्ट था आपका चिप ऑफ द ओल्ड बुक, यानी कि somebody who is having the character, having the qualities of his own father. नेक्स्ट है ऑल डन ऑफ। ऑल डन ऑफ का मतलब होता है बहुत थका हुआ। somebody who is feeling quite tired, quite exhausted, that's called all done up. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपका पहला है ऑल ईयर्स। जब आप किसी चीज़ पे पूरे ध्यान से सुन रहे होते हो, कान खोलकर, तो उसको बोला जाता है ऑल ईयर्स। अटेंटिव, टू लिसन विथ कीन अटेंशन। अटेंटिव का मतलब होता है ध्यान से किसी चीज़ को सुनना, अटेंटिवनेस होती है ना।
फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स वर ऑल ईयर्स व्हेन द स्पीकर स्टार्टेड। जब स्पीकर स्टार्ट हो गया था तब स्टूडेंट सब चीज़ें ध्यान से सुन रहे थे। नेक्स्ट है आपका टॉकिंग अबाउट द चेंजेस इन द एग्ज़ाम। सॉरी, इस एग्जाम्पल का ही था आपका, द स्टूडेंट्स वर ऑल ईयर्स व्हेन द स्पीकर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द चेंजेस इन द एग्ज़ाम। जब एग्ज़ाम के अंदर जो चेंज हुए थे उसके बारे में स्पीकर बात कर रहा था तब सारे स्टूडेंट ऑल ईयर्स होकर सुन रहे थे। ठीक है, यानी कि ध्यान से सुन रहे थे। नेक्स्ट है आपका राउंड द क्लॉक या अराउंड द क्लॉक। दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। जब कोई फ्रेज कॉमन होता है तब उसका स्टार्टिंग का वर्ड यहाँ पे लिखते हैं और आधा फ्रेज पीछे लिखते हैं। तो ये दो हैं आपके। ठीक है, पहला लिखा हुआ है, दूसरा मैं लिख देती हूँ, अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी काम को लगातार कर रहा रहता है, नॉन स्टॉप 24 घंटे, तब उस चीज़ को बोला जाता है राउंड द क्लॉक। व्हाट इट इज़ कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड राउंड द क्लॉक। फॉर एग्जाम्पल, इट्स माई ऑर्डर टू वर्क राउंड द क्लॉक। मुझे ऑर्डर मिला है कि मुझे 24 घंटे काम करना है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका अगेंस्ट द क्लॉक। जब कोई चीज़ हम डेडलाइन से पहले ख़त्म कर लेते हैं उसके लिए हम अगेंस्ट द क्लॉक का यूज़ करते हैं। व्हाट डू वी यूज़ जनरली? वी यूज़ अगेंस्ट द क्लॉक। फॉर एग्जाम्पल, टू द स्टूडेंट्स हैव एश्योर्ड देयर प्रोजेक्ट गाइड दैट दे विल वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। स्टूडेंटों ने अश्योर किया यानी कि सहमति दी कि जो अपने प्रोजेक्ट गाइड के काम है उसको समय सीमा से यानी कि डेडलाइन से पहले ही ख़त्म कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑल सिक्सेस एंड सेवन्स। व्हेन समथिंग इज़ मैसी, जैसे मैंने आपको कल का जो लेक्चर था उसमें पढ़ाया था ना, डॉग्स ब्रेकफास्ट, डॉग्स ब्रेकफास्ट, और एक बताया था मैंने आपको डॉग्स डिनर। डॉग्स ब्रेकफास्ट या डॉग्स डिनर, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है एट सिक्सेस और सेवन्स। या तो उस चीज़ को आप एट सिक्सेस या सेवन कह सकते हो, या फिर डॉग्स ब्रेकफास्ट कह सकते हो, या फिर आप डॉग्स डिनर कह सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसका एंटोनिम बताना है, ठीक है, किसी ने पूछ लिया कि एग्ज़ाम में आ गया, सपोज करो क्वेश्चन आ गया व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ एट सिक्सेस एंड सेवन्स, तो इसका होगा आपका एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर। क्लियर। पहला था ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मतलब ध्यान से सुनना। अराउंड द क्लॉक या राउंड द क्लॉक यानी कि 24 घंटे। टू डू समथिंग, टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क विदाउट टेकिंग पॉज। नेक्स्ट था अगेंस्ट द क्लॉक, टू फिनिश योर वर्क बिफोर द डेडलाइन, दैट्स कॉल्ड अगेंस्ट द क्लॉक। नेक्स्ट था आपका एट सिक्सेस एंड सेवन्स, समथिंग व्हेन एवरीथिंग लुक्स मैसी, दैट्स कॉल्ड at sixes and sevens. Similar of this, dog's breakfast or dog's dinner, and the antonym apple pie order. Clear? Let's come to the next slide. At daggers drawn. At daggers drawn. इसका मतलब होता है शत्रुता की स्थिति में होना। जब किसी से दुश्मनी हो जाती है तब हम इस फ्रेज का यूज़ करते हैं। मीनिंग अ स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी और एनमिटी। फॉर एग्जाम्पल, The two friends are now at daggers drawn over a petty issue. दो अच्छे दोस्त अब दुश्मनी की स्थिति में या शत्रुता की स्थिति में केवल एक छोटे से मुद्दे के कारण। नेक्स्ट है आपका एट रैंडम। जब कोई चीज़ डायरेक्टली हो जाती है, उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं होती, उसका प्लान नहीं होता, उसे एट रैंडम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस वर स्टॉपिंग कार्स एट रैंडम एंड चेकिंग देयर ब्रेक्स। पुलिस कारों को बिना किसी कारण के या अचानक से रोक रही थी और चेक कर रही थी कि उनके ब्रेक्स ठीक है या नहीं। नेक्स्ट है आपका एट सी। एट सी का मतलब होता है असमंजस में होना, इन द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। व्हेन समवन इज कन्फ्यूज दैट टाइम वी से एट सी। फॉर एग्जाम्पल, सचिन इज़ एन इंडिफरेंट स्टूडेंट, ही इज़ ऑफन एट सी। जो सचिन है वो सबसे अलग स्टूडेंट है, वहाँ हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है, असमंजस की स्थिति में होता है।
नेक्स्ट है आपका एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है झगड़ालू स्थिति में होना। बेसिकली लॉगर का मतलब क्या होता है? लॉगर का मतलब होता है लकड़ी का गट्टा। जब काफ़ी सारी लकड़ियाँ होती है ना, तो उसको हम एक साथ बांध देती है, दैट्स कॉल्ड लकड़ी का गट्टा। आपने एक स्टोरी भी सुनी होगी लकड़ी के गट्टे से, जिसमें एक बूढ़ा किसान होता है और उसके 4 बेटे होते हैं, तो अपने बेटों को एक एक लकड़ी उसमें से निकाल कर दे देता है। तो बोलता है कि इनको तोड़ कर दिखाओ, तो चारों बेटे एक एक लकड़ी तोड़ देते हैं, लेकिन एट द एंड वो क्या करता है, उस गट्टर को पूरे को बांध देता है और फिर अपने चारों भाइयों से कहता है, अलग अलग देके उनके चारों बेटों से, कि इसको तोड़ के दिखाओ, तो चारों में से कोई भी नहीं तोड़ पाता। तो दैट्स हाउ देयर इज अ स्टोरी, बट माई मेन मोटिव इज हियर दैट एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है झगड़ालू स्थिति में होना। फॉर एग्जाम्पल, दे आर ऑलवेज एट लॉगर हेड्स विद देयर नेबर्स। वो हमेशा अपने पड़ोसियों से झगड़ालू स्थिति में रहते हैं, यानी कि भाई लड़ते ही रहते हैं, कुछ और काम नहीं है। दे डू नथिंग बट लॉगर हेड्स विद देयर नेबर्स। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा इसको एम्फसाइज करने के लिए। दे डू नथिंग बट, दे डू नथिंग बट लॉगर हेड्स with their neighbors. Clear? Let's come on the next slide. At second hand. आपने ये वर्ड काफ़ी बार सुना होगा, स्पेशली गाड़ी, फ़ोन, इलेक्ट्रिकल चीज़ों के मामले में ये काफ़ी सुना होगा। बोलते हैं भाई सेकंड हैंड है, भाई सेकंड हैंड है, भाई थर्ड हैंड है। तो मतलब ऐसी चीज़ जो आपने न्यू नहीं खरीदी, किसी सेकंड पर्सन के थ्रू खरीदी है, उस चीज़ को हम एट सेकंड हैंड कहते हैं। या कोई सूचना या कोई चीज़ किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मिलती है, हमें खुद नहीं पता होता, दैट्स कॉल्ड एट सेकंड हैंड। फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ड द न्यूज़ एट सेकंड हैंड। मुझे समाचार किसी और से पता चला। नेक्स्ट है आपका एट अ लूज एंड। एट अ लूज एंड का मतलब होता है फुर्सत में होना, क्या करें समझ नहीं आना। जब कोई व्यक्ति कुछ काम नहीं करता, तब वो किस स्थिति में होता है, वो उस स्थिति में होता है जिसको हम कहते हैं एट अ लूज एंड। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू द सिनेमा बिकॉज ही वॉज एट अ लूज एंड। वो सिनेमा गया क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, बिकॉज ही वॉज इन फुर्सत। नेक्स्ट है आपका एट क्रॉस पर्पजेस। एट क्रॉस पर्पजेस का मतलब होता है भिन्न भिन्न उद्देश्य। आपका पर्पज़ अलग है, मेरा पर्पज़ अलग है, किसी और का पर्पज़ अलग है, दैट्स कॉल्ड एट क्रॉस पर्पजेस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अफ्रेड द टू ब्रदर्स आर एट क्रॉस पर्पजेस। नेक्स्ट है आपका एट क्लोज क्वार्टर्स। एट क्लोज क्वार्टर्स का मतलब होता है पास पास में या पास से। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, फ्रॉम अ शॉर्ट डिस्टेंस। जब कोई चीज़ ज़्यादा दूरी पर नहीं होती या पास ही होती है, दैट्स कॉल्ड at close quarters. For example, the soldiers were fighting with us at close quarters. At second hand, at a loose hand, at cross purposes, at a close quarters. Let's come on the next slide. At the length hour. जब कोई चीज़ लास्ट मोमेंट पे होती है, देखो मैं आपको इसको थोड़ी सी ट्रिक से समझाती हूँ। ये मैंने आपकी बना ली घड़ी, ठीक है भाई, हंसना मत, मुझे सर्कल बनाना आता नहीं है, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग। जी घड़ी में मैंने आपका लिख दिया 12 बजे, यहाँ पे मैंने आपका लिख दिया 3 बजे, या मैंने आपका लिख दिया 6 बजे, या मैंने आपका लिख दिया 9 बजे। क्लियर? तो इस घड़ी के अकॉर्डिंग अब मैं अपना कोई काम करना चालू कर रही हूँ। मैंने यहाँ से चालू किया 12 से, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक मैं पहुँच गई। 11 तक पहुँचने के बाद मेरा काम समाप्त हुआ, यानी कि जब मैंने स्टार्ट किया तो उसके एकदम 12 घंटे बीत गए। 12 बजने से कुछ ही टाइम पहले मैंने अपना काम ख़त्म किया, तो उसको मैं क्या बोलूँगी, एट द लेंथ आवर, यानी कि अंतिम टाइम। भाई 12 बजने ही वाले थे, उससे कुछ समय पहले ही ख़त्म किया, तो एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड वॉज सेव्ड फ्रॉम द किडनैपर एट द 11th आवर। जो बच्चा था उसको किडनैपर से कब बचाया गया, एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपका मतलब एट ईज। अब भाई एक मैं स्टोरी बताती हूँ एट ईज से, मुझे बड़ी अच्छी सी स्टोरी याद आई है आप लोगों को।
अच्छा, क्लास स्टार्ट ना होने से पहले प्रेयर किस किस के स्कूल में होती थी या होती है? और भाई ऐसे कौन से बच्चे थे जो प्रेयर में खड़े होते थे और जो टीचर्स होते थे वो बोलते थे अटेंशन, तो अपन स्ट्रेट हो जाते थे। और स्टैंड एट ईज, वो बोलते थे स्टैंड एट ईज, स्टैंड एट ईज। भाई कुछ टीचर्स, मैं किसी का मॉकिंग नहीं कर रही, किसी को जीरिंगली फील नहीं करा रही, बट इट वॉज द रियलिटी। उस टाइम पे वो टीचर बोलते थे स्टैंड एट ईज। भाई मैं सोचती थी स्टैंड एट ईज क्या होता है, स्टैंड एट ईज। अब जब बड़े हुए तब पता चला कि वो स्टैंड एट ईज यानी कि आप जैसे खड़े हो उसमें नाजुक अवस्था में आ जाओ, यानी कि आप रिलीफ कर सकते हो। दैट कॉल स्टैंड एट ईज। फॉर एग्जाम्पल, सी इज कम्प्लीटली एट ईज अमोंग स्ट्रेंजर्स। वहाँ सहज महसूस कर रही थी अजनबियों के बीच में भी। नेक्स्ट है एट लार्ज। जब कोई चीज़ किसी के पकड़ से बाहर होती है, किसी की पकड़ से आज़ाद होती है, दैट्स कॉल्ड एट लार्ज। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ द पुलिस के काफ़ी सारे प्रयासों के बाद भी द एस्केप्ड प्रिजनर इज स्टिल एट लार्ज। जेल से फरार हुआ जो चोर है या व्यक्ति है वो अभी भी पकड़ से बाहर है। यानी कि पुलिस ने काफ़ी सारे एफर्ट्स मार लिए, उसके बाद भी जो जेल में था, जो कैदी था, वो भी अभी भी पकड़ से बाहर है। नेक्स्ट है आपका एट वंस बैक एंड कॉल। एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब होता है आज्ञा पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहना। जैसे आपने देखे कुछ बच्चे, भाई कुछ बोला नहीं किसी ने, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते हैं करते हैं करते हैं, तो मतलब भाई वो कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते थे। ऐसे बच्चे होते हैं इस ज़माने में, काफ़ी मुश्किल है, इवन इट्स पॉसिबल, बट पुराने समय में काफ़ी होते थे ऐसे बच्चे। टू बी डोमिनेटेड बाय समवन एट वंस डिसअप्रूवल टू सर्व। वो बच्चे ऐसे होते थे कि वो अंदर से सताए हुए होते थे, कहना चाहते थे कि भाई मेरे को मत बोल तो काम की, बट कह नहीं पाते थे बिकॉज दे यूज टू थिंक दैट इफ वी talk like this, so it will be the disrespect of that person, so they do not used to say. For example, he expects his subordinates to be at his back and call. Okay, let's come on the next slide. At stake. At stake का मतलब होता है जोखिम में या खतरे में। when something is in jeopardy situation. That's called at stake. For example, the captain played with determination because the honor of the team was at stake. जो खिलाड़ी था उसने दृढ़ निश्चय के साथ खेला क्योंकि जो उसकी टीम का ऑनर था, सम्मान था, वो जोखिम में था, वो खतरे में था। आप भी कई बार पढ़ाई करते हो ना, जब कोई आपकी इंसल्ट कर देता है, आपको बोलता है कि भाई तू कितना भी पढ़ ले तेरे से नहीं होगा, तब आप ना अपना जी और जान लगा देते हो, जुगरा, जिसको बोलते हैं बाय हुक एंड क्रुक। ठीक है, इंग्लिश में ये भी आपका फ्रेज है, इसको बोलते हैं बाय हुक एंड क्रुक, यानी कि चाय जैसे पूरी जी और जान लगा देना हिम्मत से। नेक्स्ट है आपका एट वंस बिट्स एंड। एट वंस बिट्स एंड इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशान होना, अटरली कन्फ्यूज एंड डिस्परेट। फॉर एग्जाम्पल, she was at her wits and after seeing a tiger coming towards her, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसने चीते को अपनी तरफ आते हुए देखा था। नेक्स्ट है a stone's throw। a stone's throw का मतलब होता है थोड़ी दूर, at a very short distance, जब कोई चीज़ ज़्यादा दूर ना हो, पास हो, that's called at a stone's throw। Our school is within a stone's throw from the railway station। रेलवे स्टेशन से हमारा स्कूल थोड़ी ही दूरी पर था। नेक्स्ट है एट फिट एज फिडल, पूर्णतः स्वस्थ। आप एक और भी यूज़ कर सकते हो, अलाइव एंड किकिंग, और आप बोल सकते हो हेल्दी एंड हार्टी। When somebody asks you, how are you? What are you up to? How are you doing? Then you can say, I am alive and kicking. I am healthy and hearty. I am as fit as fiddle. As fit
as fiddle. Let's come on the next slide. At odds. At odds का मतलब होता है मतभेद ना करना, किसी से लड़ना नहीं. In dispute or to agree with. सॉरी, एट ऑड्स का मतलब होता है किसी से लड़ाई करना, किसी से झगड़ा मोल लेना. फॉर एग्जाम्पल, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वर एट ऑड्स ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर. यानी कि जो सिलेक्शन करने का चुनाव था उस पर जो मेंबर्स थे वो मतभेद कर रहे थे एक दूसरे के साथ. नेक्स्ट था अ कुकू इन द नेस्ट. एंड अनवेलकम इंट्रूडर. जब कोई व्यक्ति अपने घर में घुस जाता है बिना बुलाए, जैसे हम कहते हैं ना बिन बुलाए मेहमान, दैट्स कॉल्ड अ कुकू इन द नेस्ट. मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको पता होगा बेसिकली तो ये चीज़, जो कोयल होती है ना, कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती, अपना कभी घर नहीं बनाती. कोयल क्या करती है, कौवा और कोयल ऑलमोस्ट दिखने में सेम होती है बट आवाज़ से थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ठीक है. तो कोयल क्या करती है, जो कौवे के बच्चे होते हैं ना, देखते हैं कि कौवा खाने लेने गया है, तो क्या करती है, जो कौवे के अंडे होते हैं उनको अपने पैर से नीचे की तरफ फेंक देती है, या फिर उनके अंडों के बीच में अपने बच्चों के अंडे रख जाती है. और जो कौवा होता है वो कोयल के बच्चों को पालता है. तो इसीलिए ये फ्रेज वहाँ से कनेक्ट करके बनाया गया है, अ कुकू इन द नेस्ट. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, द न्यू मैनेजर इज़ रियली अ कुकू इन द नेस्ट. ही इज़ कॉजिंग मोर प्रॉब्लम्स दैन सॉल्विंग दैम. यानी कि जो नया मैनेजर है वो अनचाहा व्यक्ति है भाई, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है. तो यहीं पे आपके फ्रेजेस ख़त्म होते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे. इफ़ यू लव इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो.